हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले चोला एम्पायर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला एम्पायर। वो किस तरीके से अपने सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं और उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम कुछ 4-5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, उनके द्वारा कौन सी लैंड्स हैं, किस किस टाइप की लैंड्स वो डोनेट करते हैं, गिफ्टेड करते हैं, उनके बारे में, कमेटीज, इकोनॉमी, सोसाइटी, रेवेन्यू एंड स्कॉलर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अब ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किस सेंस में? देखो, जैसे हमारे पास आज के टाइम में हम इंडिया को देखें तो इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है? सेंट्रल लेवल पे, फिर उसके बाद आता है स्टेट लेवल पे, और फिर लास्ट में आती है पंचायतें। कुछ इस तरीके से चल रहा है। उसी तरीके का सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है चोला एम्पायर में। ठीक है, चोला एम्पायर में क्या है? चोला एम्पायर में भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 लेवल पे देखने को मिलता है, और वो कौन कौन सा है? सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, और तीसरा है हमारे पास में लोकल लेवल। ठीक है, जस्ट सिमिलर, जैसा हमारे पास आज के टाइम में सिमिलर तरीके का हमें पैटर्न उस टाइम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब पहले अगर मैं बात करूं, पहले हमें यह समझ लेना है कि उन्होंने किस तरीके से डिवीजन कर रखा था अपना, किस तरीके से वो अपने आप को, जैसे इंडिया में हम बात करें, जैसे हमारे पास पूरी कंट्री है, ठीक है, और इसमें ये कंट्री है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये डिवाइड होगा किसमें? स्टेट्स में। स्टेट्स को डिवाइड करें तो डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करें तो ये हमारे पास किस में आएगा? ब्लॉक्स में। और ब्लॉक से अगर हम बात करें तो कुछ सिटीज होती है जो उसमें आती है, और कुछ विलेजेस। जैसे सिटीज की बात करें और इसमें विलेजेस। इस तरीके का पैटर्न हमें आज के टाइम में देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही सिस्टम देखने को मिलता है। सिमिलर तरीके से वहां पे भी कुछ डिवीजन ऐसे ही किया हुआ था, और वो क्या था? देखो, सबसे ऊपर था एम्पायर। कौन सा? चोला एम्पायर। सबसे ऊपर कौन है? चोला एम्पायर, जिसका नाम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एम्पायर को डिवाइड किया मंडलम में। मंडलम, ठीक है, मंडलम को डिवाइड किया वेलनाडु में। वेलनाडुज, वेलनाडु से नाडुज, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किसमें? हमारे पास पहला तो है नगरम, और दूसरा दैट इज विलेजेस। विलेजेस, ठीक है। अब गांव को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। गांव को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? पहला तो है हमारे पास में उर, और दूसरा है सभा। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनसे रिलेटेड कोई भी एक टर्म उठा के दे दी जाएगी कि पूछ लिया जाएगा बताइए नाडु क्या है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए उर क्या वर्ड है, किसको इंडिकेट करता है, या किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको एक एक टर्म पूरी क्लियर होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसीलिए इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो फिर से देख लीजिए, एम्पायर, मंडलम, वेलनाडुज, नाडुज। नाडुज का डिवीजन 2 पार्ट में, एक नगरम में, दूसरा विलेजेस में, और विलेजेस को भी 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है, पहला उर में, दूसरा सभा में। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है सबसे ऊपर है, ये है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट, ठीक है, इन्होंने 3 पार्ट में डिवीजन कैसे किया हुआ है उस बात को देखो। पहला है एम्पायर, जिसको सेंट्रल पार्ट में तोड़ा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको तोड़ा प्रोविंशियल पार्ट में। ठीक है, प्रोविंशियल में। और ये जो नीचे का पार्ट है ये हमारे पास में समझें तो हम इसको लोकल समझ सकते हैं, लोकल में जान सकते हैं। देखिए, ये भी प्रोविंशियल ही है, आप इसको पूरा एक साथ ही समझ लो। तो हम इसको 3 पार्ट में समझने के लिए 3 पार्ट में समझें, तो पहला सेंट्रल, दूसरा हमारे पास प्रोविंशियल ये वाला पार्ट, और तीसरा हमारे पास में लोकल पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इनको एक एक पार्ट को समझना शुरू करते हैं, एक एक पार्ट को हम डिवाइड करते हैं। क्लियर एकदम?
चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं सेंट्रल पार्ट की। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास में सेंट्रल पार्ट। इसमें सबसे ऊपर कौन होगा? तो सबसे ऊपर होगा रूलर, दैट इज किंग। ठीक है, ये अपने आप को कहते थे हम डिवाइन ओरिजिन के, डिवाइन ओरिजिन के। अब ये डिवाइन ओरिजिन के बताएंगे तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनके अपॉइंटमेंट करने के लिए ब्राह्मणाज होंगे, ब्राह्मणाज इनका अपॉइंटमेंट करते थे। ठीक है, इसीलिए ये कहते थे हम सबसे ज्यादा सुपीरियर है, सबसे ग्रेट है, गुड वन है हम। तो उसके लिए टर्म यूज करते थे को या पेरुमल, पेरुमल या को या पेरुमल एडिगल, पेरुमल एडिगल, इस तरीके के टर्म्स को ये यूज करते थे, अपने नाम के पीछे लगा लेते थे या ये टाइटल ले लेते थे जिसका मीनिंग होता है गुड वन। ठीक है, तो किंग है वो अपने आप को बोलता है मैं डिवाइन ओरिजिन का हूं। जैसे आपने उसमें देखा होगा बृहदेश्वर टेम्पल, और उसमें देखा कि हमारे पास में उसने राजा ने बृहदेश्वर टेम्पल में जब पूजा होती थी तो उसमें अपनी फोटो शिव के साथ में रखते थे, भगवान शिव के साथ अपनी फोटो को रखते थे और उसकी पूजा करते थे, ताकि वो क्या दिखा रहे हैं? डिवाइन ओरिजिन के। ठीक है, सुपीरियर अपने आप को प्रूव करने के लिए वो कहते थे हम डिवाइन ओरिजिन से, तो उनका अपॉइंटमेंट भी ब्राह्मण करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब किंग को एडवाइज करने के लिए भी कोई होगा या उसका एक मंत्रिमंडल होगा जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्रीज। तो इसके नीचे कुछ मिनिस्ट्रीज होती थी और इनको एडवाइज करने के लिए एडवाइजरी होती थी। इस तरीके का सिस्टम ये चलाते थे। किंग है, किंग के नीचे एडवाइजरी, और एडवाइजरी के नीचे कौन होगा? तीसरा, सॉरी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्रीज के नीचे एडवाइजरी। इस तरीके का ये काम चलाते थे सेंट्रल लेवल पे। अब बात करते हैं हम प्रोविंशियल लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। देखो, अब आता है हमारे पास मंडलम, जिसको हम कह रहे हैं प्रोविंशियल लेवल। इसको समझो, प्रोविंशियल लेवल। इसमें बोला मंडलम, पहली चीज तो ये, इसको गवर्न करने के लिए राजा के खुद के लोग होते थे, राजा के जो खास होते थे, जो इंपॉर्टेंट, वो लोग मंत्रिमंडल को गवर्न करते थे, जिनको हम बोलते थे गवर्नर। ठीक है, ठीक है। अब ये बात सोचो, अब इसके ऊपर ये जो बैठे हैं तो ये खुद तो रूल करेंगे नहीं, ये कहेंगे कि भाई अब हम जगह जगह थोड़ी जाएंगे घूमने के लिए कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये ऊपर बैठेंगे तो ये एक तरीके से अपने नीचे फ्यूडल सिस्टम को फॉलो करेंगे, फ्यूडेटरी, एक तरीके का फ्यूडल सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फ्यूडल सिस्टम फॉलो करेंगे तो ये अपने नीचे अपॉइंट करेंगे कुछ वसाल्स को, जो नीचे जाएंगे ग्राउंड लेवल पे देखना शुरू करेंगे। ये अपने नीचे लोकल लोगों को बिठा देंगे कि हाँ भाई आप देखो। तो एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनका रूलर कौन है। रूलर बैठा है वो दूर बैठे है, उनके नीचे वसाल्स बैठे हैं, वसाल्स उनके नीचे अपने छोटे छोटे रूलर्स को अपॉइंट कर देंगे कि भाई आप देखो जाके उस एरिया में क्या क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो वो जाके इनको इन्फॉर्मेशन देते थे, ये इन्फॉर्मेशन ऊपर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मंडलम, इसको गवर्न करने वाले गवर्नर होते हैं, जो कि राजा के खास लोग हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखना, हमने एक चीज पढ़ी, चोलाज हैं, ये फ्यूडेटरी थे कभी किसी टाइम पे, किसके? पल्लव्स के। ठीक है, चोलाज फ्यूडेटरी हुआ करते थे पल्लव्स के। क्लियर? अब जब चोलाज पावर में आ गए तो अभी भी पल्लव बैठे हुए, कुछ कुछ जगह पे बैठे हुए, सारी जगह को तो इन्होंने नहीं जीता है। तो चोलाज का अगर मैं बात करूं दो पार्ट में, कुछ ऐसी टेरिटरीज हुआ करती थी, सम टेरिटरी या सम पार्ट्स ऐसे होते थे जिस पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल था, डायरेक्ट रूल होता था। ठीक है, और कुछ टेरिटरीज इनकी ऐसी थी जिनके ऊपर इनका खुद का कंट्रोल नहीं था, जो कि पल्लव्स के अंडर आते थे। कुछ टेरिटरीज, देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये वाला पूरा पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट इतना है, छोटा सा इतना है, जिसके अंडर ये नहीं आते, पूरे पे ये इनका रूल है, इस वाले रीजन पे इनका पूरा रूल है। लेकिन ये वाली टेरिटरी है, ये इनडायरेक्ट रूल, क्योंकि पहले क्या हो रहा है,
पहले पल्लव्स बैठे हैं, वो एज ए रूलर है, ठीक है, पल्लव रूलर बैठे हुए हैं। तो उस टाइम में फ्यूडल कौन थे? चोलास। अब उल्टा हो गया, अब चोलास बैठ गए मेन पावर में, सेंट्रल पावर में कौन बैठ गया? चोलास। तो फ्यूडेटरी कौन हो गया? पल्लव्स। तो अब चोलास हो गए मेन रूलर और ये हो गए फ्यूडेटरी, तो ये इनडायरेक्ट रूल हो गया एक तरीके से। ऐसा ही हमारे पास ये है, फ्यूडेटरी बना दिया पल्लव्स को, तो इस एरिया पे इनका डायरेक्ट रूल नहीं है। तो मैं वही चीज कह रहा हूं, कुछ ऐसे एरियाज है जिनके ऊपर इनका डायरेक्ट रूल है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं या कुछ टेरिटरी ऐसी है जिनके ऊपर इनका डायरेक्ट रूल नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर पल्लव्स का रूल है, पल्लव्स रूल कर रहे हैं, या मैं ये कह दूं इनडायरेक्ट रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, अच्छे से लिखो दोबारा से, तो हमारे पास यहां कह सकते हैं कि चोलाज में दो टेरिटरीज है, दो तरीके से अगर मैं इसको तोड़ूं तो दो पार्ट्स हैं। पहला ये जहां पे डायरेक्ट रूल है चोलाज का, और दूसरा ये इनडायरेक्ट रूल ऑफ चोलाज, इनडायरेक्ट रूल ऑफ चोलाज, ठीक है। तो ऐसी टेरिटरी जिसके ऊपर डायरेक्ट रूल है उसको तो वो कह रहे हैं मंडलम, 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 ठीक है। और ऐसी टेरिटरी जिसके ऊपर उनका डायरेक्ट रूल नहीं है, डायरेक्ट रूल नहीं है, तो किसका रूल है? पल्लव्स का। उनको फ्यूडेटरी की फॉर्म में बिठा रखा है, वो फ्यूडेटरी है, इनडायरेक्ट रूल कर रहे हैं चोलाज उस पे। तो ऐसी टेरिटरीज को वो कोट्टयम बोलते हैं, कोट्टयम। दोनों के दोनों पार्ट वही है, दोनों मंडलम ही है, एक तरीके से मंडलम वाला ही पार्ट है, जैसे हमने बोला ना स्टेट ही है, एक तरीके का स्टेट ही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उस पे डायरेक्ट रूल है, मंडलम वाले पार्ट पे चोलाज डायरेक्ट रूल कर रहे हैं अपना, और कोट्टयम वाला रूल ऐसा है जिसके ऊपर वो इनडायरेक्टली उन्होंने अपना फ्यूडल बिठा रखा है, फ्यूडेटरी बिठा रखा है, आप रूल करो लेकिन आके हमें बताओगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट रूल तो मंडलम और कोट्टयम, क्लियर। इस बेसिस पे उनको हम अगर डिवाइड करें तो हम चार तरीके से मंडलम में बांटते हैं, चार तरीके के मंडलम्स। पहला मंडलम ये है जिसमें चोलास डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, तो चोला मंडलम, चोला मंडलम। चार टर्म्स आएंगी मंडलम से रिलेटेड, आपको चार टर्म्स देखने को मिलेंगी। पहला चोला मंडलम जिसके ऊपर चोलास का डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट रूल, जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं कोरोमंडल, जो हम बोलते हैं ना आज के टाइम में कोरोमंडल कोस्ट है, इंडिया वाला पार्ट ये वाला कोरोमंडल कोस्ट है। वो कोरोमंडल कुछ नहीं है, वो पहले चोला मंडलम हुआ करता था, उसी को आज हमने कोरोमंडल का नाम दे रखे हैं, क्लियर। सेकंड पार्ट है जिसको हम कोट्टयम से बोल रहे हैं, इसको बोला तोंडी मंडलम, तोंडी मंडलम, मतलब वो पार्ट या वो टेरिटरी या वो एरिया जिसके ऊपर इनडायरेक्ट रूल है। तो डायरेक्ट किसका है? पल्लव्स का रूल है, एक तरीके से पल्लव्स रूल कर रहे हैं, लेकिन चोलास का इनडायरेक्ट रूल है उस पर, क्लियर। तीसरा है हमारे पास में पंडी मंडलम, पंडी मंडलम, पंडी मंडलम। पंडी मंडलम क्या है? पंडी मंडलम है हमारे पास में, और चौथा है नाम और देख लो इसका, कोंगो मंडलम, मंडलम। पंडी मंडलम का क्या है मतलब, जैसे हमने कोई भी एग्रीकल्चर के लिए लैंड दे दी, उसको एक्सपेंड कर दिया कि ये वाला एरिया है चोलाज के अंडर है, लेकिन इसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड के लिए पंडी मंडलम, क्लियर। और चौथा पार्ट है हमारे पास में कोंगो मंडलम, जैसे मंदिर बनाया और इस मंदिर के चारों तरफ गांव बसा दिया, इस एरिया को, जो ये वाला एरिया है, इसको बोल रहे हैं हम क्या? कोंगो मंडलम। टेम्पल के चारों तरफ, टेम्पल सराउंडिंग, जैसे आपने वो पढ़ा है गंगई चोल कोंडापुरम, ठीक है, गंगई चोल कोंडापुरम, उसमें क्या किया? मंदिर, और उसके बगल में उन्होंने क्या कर दिया? गांव बसा दिया, ये पूरा गांव बना दिया था। उस तरीके के एरिया को इनको बोल रहे हैं कोंगो मंडलम, क्लियर। तो हमारे पास ये चारों टर्म्स आपको ध्यान होनी चाहिए। चोला मंडलम क्या है, दूसरा तोंडी मंडलम क्या है, तीसरा पंडी मंडलम क्या है, और चौथा कोंगो मंडलम क्या है। किससे रिलेटेड है? चोला से रिलेटेड, क्लियर एकदम, ठीक है। अब इसी के बाद
मंडलम को देखें तो मंडलम में नीचे और चले, मंडलम वाले पार्ट में नीचे की तरफ चलते हैं, मंडलम था, इसके बाद वेलानाडूज, वेलानाडूज, और वेलानाडूज के नीचे है नाडूज। अब देखो इस बात को समझो, नाडू है ये एक तरीके का ग्रुप ऑफ विलेजेस है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, जैसे 8-8, 10-10 गांव का ग्रुप बना दिया और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए एक बंदे को बिठा दिया, ठीक है। तो 8-8, 10-10 गांव का एक ग्रुप बना दिया। इसको चलाने के लिए, इसको हेड करने के लिए था नट्टार। नट्टार क्या बोलते थे उस बंदे को जो इसके ऊपर बैठा होता था ग्रुप ऑफ विलेजेस को, उसको जो हेड होगा वो उसको कहेंगे नट्टार, ठीक है। अब ये है वेलानाडूज। देखो जब नाडूज से बड़ा नाम है तो ऑब्वियस ही बात है जो बैठेगा उसका भी नाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसको हेड करने वाले को बोलते थे हम पेरिया नट्टार, पेरिया नट्टार, ठीक है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली टर्म दे दी जाएगी और टर्म देके उससे पूछ लिया जाएगा ये किससे रिलेटेड है, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए, एक एक टर्म आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि ये किससे रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इससे आगे, नाडूज को हम आगे करते हैं कंटिन्यू। अब तीसरा लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल लेवल पे हम बात करें तो नाडूज इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा? पहला नगरम में और दूसरा विलेजेस में। पहले इसको समझते हैं, नगरम को समझते हैं। नगरम की बात करें तो नगरम में इसको हेड करने वाले को बोलते हैं नगर नट्टार, नगर नट्टार, ठीक है। इसको हेड करने वाले को क्या बोलेंगे? नगर नट्टार। ये एक तरीके से जैसे हमारे पास होता है ना कि कोई एक छोटा सा कस्बा हो गया, ठीक है, एक छोटी सिटी बन गई, उसके लिए नगर बना दिया, उसको बोलना शुरू कर देंगे नगरम और उसको ऐड करेगा नगर नट्टार, क्लियर। अब मेन चीज है विलेजेस से रिलेटेड। विलेजेस में यहां पे दो पार्ट में इनका डिवीजन कर रखा है, एक है सभा और दूसरा है उर। अब सभा क्या है, उर क्या है? देखो इस टाइम में कास्ट सिस्टम चलता था, ठीक है, कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे ये लोग। तो इन्होंने जो लैंड है उसको डिवाइड कर रखा था, गांव में डिवाइड कर रखा था कि जो भी ब्राह्मणों से रिलेटेड ब्राह्मण कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी वो सिचुएट होगी, जो लोकेट करेगी वो सभा वाले एरिया में करेगी। ये जो सभा वाला एरिया है, गांव को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जिसमें ब्राह्मण कम्युनिटी रहती थी, ठीक है, तो उस टेरिटरी को बोलते थे सभा, ठीक है। और दूसरी टेरिटरी होती थी जिसमें रिच पीजेंट्स होते थे, रिच पीजेंट्स, अमीर लोग, वो इसको गवर्न कर रहे हैं, उसको बोलते हैं उर। इनके लिए जो कमेटी बनेगी, जो लोग होंगे, जो इनके हेड होंगे, उनको बोलते हैं सभैयार, सभैयार, क्लियर। और जो इसमें होंगे उनको बोलेंगे उर्रयूर, उरार, उरर, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने आप को गवर्न करते हैं। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ से? उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन से, उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन। अब ये इंस्क्रिप्शन कहाँ से है, किसने बनाया ये इंस्क्रिप्शन? तो ये बनाया परंतक, परंतक फर्स्ट डे, ठीक है। उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन से ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि जो पंचायती राज सिस्टम जो हमारे इंडिया में अभी फिलहाल के लिए चल रहा है, पंचायती राज सिस्टम, वो सिस्टम यहीं से आया है। जो हमने चोलास डायनेस्टी में देखा, उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन में देखा, यहीं से हमारे पास में आया ये वाला सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, क्लियर। तो ये कंप्लीट हमारे पास किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तीनों लेवल्स पे हमने डिस्कस किया, तीनों लेवल्स पे हमने बातें की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लैंड्स की। कुछ टाइप्स ऑफ लैंड्स है, कुछ टर्म्स ऑफ लैंड है
जो इसमें इंडिकेट की हुई है, मेंशन किया है कि इस तरीके की लैंड हुआ करती होंगी या होती थी। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है उनको ध्यान से समझना। इसमें हमें लैंड्स 5 टाइप के लैंड्स देखने को मिलेंगे। कुछ लैंड ऐसी होती थी जो ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणास के लिए होती थी। ठीक है, कुछ लैंड जो दे दी, डोनेट कर दी, गिफ्ट कर दी एक तरीके से, किनको? ब्राह्मणों के लिए। दूसरी ऐसी लैंड होती थी जो नॉन ब्राह्मण होती थी, नॉन ब्राह्मणास। ठीक है, तीसरे टाइप की जो लैंड है जो स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए हमारे पास में डोनेट की हुई है कि यहाँ पे आप कोई भी स्कूल बना सकते हो, इंस्टीट्यूशन आप क्रिएट कर सकते हो, तो ये लैंड पर्टिकुलर उस पर्पस के लिए होगी। ठीक है, कुछ लैंड है जो टेम्पल्स के लिए होगी और कुछ लैंड है जो जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हमारे पास 5 तरीके की मैं आपके सामने टर्म्स मेंशन करूंगा। उन टर्म्स में आपको ध्यान देना है, पहली जिसमें ये बात कही गई है कि ब्राह्मणों के लिए लैंड होगी, ब्राह्मणास के लिए। दूसरी हमारे पास में नॉन ब्राह्मण जो पार्ट होगा, जिसमें नॉन ब्राह्मण लोग रहेंगे, उनके लिए हमारे पास में जो लैंड होगी उसको बोलेंगे। तीसरा स्कूल्स की इस पर्टिकुलर एरिया में स्कूल ये होगा, इस जगह पे होगा, उसके लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए और जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूं ब्राह्मणास के लिए, तो इस लैंड को बोला हमारे पास में ब्रह्मदाना, ब्रह्मदान, ब्रह्मदान। ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स के लिए जो लैंड है उसको बोलते हैं हम, दैट इज वेलन वगई, वेलन वेगई, वेलन वेगई। ठीक है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को बहुत ध्यान से याद रखना है, बहुत ध्यान से समझना है। वेलन वगई टर्म है वो रिलेटेड है नॉन ब्राह्मणा टाइप की लैंड से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्कूल्स से रिलेटेड, तो ये स्कूल्स एस से आ रहा है, तो शाल भोग, शाल भोग, इससे रिलेटेड टर्म किसको बोलेंगे? शाल भोग। ठीक है, टेम्पल्स से रिलेटेड, तो टेम्पल्स में कौन होते हैं? अगर मैं याद करूं, टेम्पल्स में कौन होते हैं? तो देवता होते हैं, तो देवदाना, देवदान मतलब देवताओं को दान की हुई है। ठीक है, देवताओं को दान करने के लिए हमने ये जमीनें सिर्फ देवताओं के लिए दे रखी है, दान कर रखी है, तो इसके लिए देवदान बोल दिया। और लास्ट हमारे पास जैन टेम्पल से रिलेटेड, जैन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तो इसको बोलेंगे हम पल्लीछंदनम, पल्लीछंदनम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है ये पांचों टर्म्स, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये लैंड्स से रिलेटेड है। अब वो किसको डोनेट की हुई है, किसको गिफ्ट की हुई है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में कमेटीज की। देखो, अगर यदि मैं बात करूं कमेटीज से रिलेटेड, तो कमेटीज में ये पहली चीज तो ये, कमेटी का मतलब क्या हुआ? कमेटी का मतलब हो गया कि जैसे वो बना रहे हैं, कमेटीज की फॉर्मेशन कर रहे हैं कि एक ये कमेटी बनाते थे। जैसे मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए कमेटी बना दी, बोल दिया कि ये है खेती बाड़ी को देखेगी, देखेगी हॉर्टिकल्चर में क्या क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए इसमें, उससे रिलेटेड कमेटी बनेगी, वो बताएगी हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए। दूसरे हमारे पास में वाटर सप्लाई से रिलेटेड, क्योंकि आपने ये पढ़ा कि राजा ने इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, कि इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए उसने लैंड मैपिंग करवाई थी। ठीक है, उसी की वजह से अब वो कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई ऐसा नहीं है कि पानी फ्री में बहना चाहिए, नहीं, पानी पे कंट्रोल होना चाहिए कि किस एरिया को कितना पानी मिलना चाहिए, किस एरिया को कितना पानी जाना चाहिए, ये पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और ये सब डिसाइड कौन करेगा? ये कमेटी डिसाइड करेगी, वो बताएगी कि इस पे इतना पानी होना चाहिए। ठीक है, कमेटी से रिलेटेड हो गया। और अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस, ठीक है, गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी बनेगी और एनुअल कमेटी बनेगी।
एनुअल कमेटी। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो कमेटी होगी, देखो कमेटी को वो एक वर्ड से इंडिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं वरीयम। वरीयम, जैसे हम अभी फिलहाल के लिए बोल रहे हैं ना कमेटी, वो कमेटी नहीं बोलते थे, वो कहते थे ये वरीयम है, वरीयम। ठीक है, अब ये कौन कौन सी है? थोटा वरीयम, थोटा वरीयम मतलब थोटा वरीयम, वरीयम मतलब कमेटी, थोटा मतलब हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो हमारे पास में कमेटी होगी उसको बोलेंगे हम थोटा वरीयम। अगर मैं बात करूं वाटर सप्लाई से रिलेटेड, तो इसके लिए वर्ड यूज करते थे ये इरी, इरी और वरीयम, वरीयम। ठीक है, गोल्ड और फाइनेंस से रिलेटेड जो टर्म है जिसको ये इंडिकेट करते हैं उसको बोलते हैं ये पैन वरीयम, पैन वरीयम। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड थोटा वरीयम, वाटर सप्लाई से रिलेटेड एरीवरियम, फाइनेंस और गोल्ड से रिलेटेड दैट इज पैनवरियम। और एनुअल कमेटी बनेगी कि पूरी साल का देखेगी लेखा जोखा कि पूरी साल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है, उस सब को ध्यान रखेगी। तो उसके लिए बोलते हैं ये संवत्सर वरीयम। ठीक है, तो ये 4 तरीके की कमेटीज आपको ध्यान रखनी है जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी में देखो प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हमारे पास में तीनों सेक्टर से रिलेटेड ये काम करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, सबसे पहले इकोनॉमी जिसमें प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, उसी में अगर यदि हम बात करें डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का काम भी बहुत करते थे जिसमें ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरा ट्रेड, ट्रेड करना। ठीक है, अब ये ट्रेड दोनों तरीके का करते हैं, ये इंटरनल ट्रेड भी करते हैं और एक्सटर्नल भी, इंटरनल और एक्सटर्नल भी। मतलब क्योंकि इनके पास में मैरीटाइम प्रेजेंस थी, नेवी भी थी इनके पास में, तो अगर यदि ये बाहर, अगर यदि ये पोर्ट के थ्रू कोई चीज़ भेज रहे हैं, एक्सटर्नल भेज रहे हैं, हमारे पास में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ये हैंडल कर सकते थे। ठीक है, तो इनके पास में इस टाइम में ट्रेड से रिलेटेड आपको 2 पोर्ट्स जो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे इनके लिए, जहाँ से ट्रेड करते थे, पहला है हमारे पास में नागपत्तनम, नागपत्तनम, और दूसरा है कृष्णापत्तनम। आपको दोनों के दोनों आपको नाम पता होना चाहिए कि चोला डायनेस्टी के पीरियड में 2 पोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, नागपत्तनम जिसके थ्रू ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं, और दूसरा कृष्णापत्तनम। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स करते हैं, हर तरीके के गुड्स की ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। अब सोसाइटी देख लेते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। देखिए अब नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें दैट इज सोसाइटी, और सोसाइटी में अगर हम बात करें तो देखिए दैट इज सोसाइटी। ठीक है, क्लियर? देखो सोसाइटी में 2 तरीके से इन्होंने सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। एक सोसाइटी ऐसी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चरल काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, और दूसरे जो रिच पीजेंट्स हैं, या मैं कह दूं मर्चेंट्स, मर्चेंट्स, मर्चेंट्स है। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर में जो लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं उनके लिए हमने टर्म पढ़ी है, कौन सी? जिनको लैंड दे रखी है, एक्सपेंशन करके, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करके उनको लैंड दे दी है, तो उसको बोला वेलन वगई। तो इनको यहाँ पे बोलते हैं वेलन वगई लोग ही हैं, ये वेलन वगई लोग, वेलन वगई।
इनसे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको वेलन वगई बोलते हैं। और जो मर्चेंट्स हैं, रिच पीजेंट्स हैं, जो सोसाइटी में रूल कर रहे हैं, चला रहे हैं जिसको, उनको बोलते हैं हम ईदन वगई। ईदन वगई, दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, वेलन वगई, ईदन वगई, कौन है, किससे रिलेटेड है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू से। अब रिवेन्यू कहाँ से आएगा? क्योंकि देखो, जब ये इतने बड़े बड़े टेम्पल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसे भी आने चाहिए, पैसे होंगे तभी तो कर सकते हैं। तो ये टैक्सेस, अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं तो रिवेन्यू ये हर जगह से टैक्स कलेक्ट करते थे, हर जगह से, कोई सिंगल चीज़ ऐसी नहीं छोड़ रहे थे। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर से जितना प्रोडक्शन होगा आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। चाहे आप रोड यूज कर लो तो उससे रिलेटेड आपको टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप प्रोफेशन कर रहे हो कोई भी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको टैक्स हर जगह पे देना पड़ेगा। हर चीज का टैक्स होता था। वो बॉन्डेड लेबर का या फोर्स्ड लेबर बोल दो, उसका भी टैक्स लेते थे। उसके लिए वो वर्ड यूज करते थे वित्ती। आपसे पूछ लिया जाएगा वित्ती टर्म किससे रिलेटेड है, तो वित्ती टर्म एक तरीके का टैक्स है जो फोर्स्ड लेबर से वो वसूलते थे। ठीक है, तो वित्ती। अब लास्ट में इनके जो रूलर आए कुलोतुंग, ठीक है, इन्होंने देखा कि भाई देखो हमारे पास में रिसोर्सेज डाउन जा रहे हैं, हम खुद डिक्लाइन में जा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं ताकि ट्रेड आता रहे, और ट्रेड होगा तो हमारे पास में पैसे भी आएंगे। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो उसने लास्ट में टैक्स को, कौन सा टैक्स, टोल टैक्स को कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि भाई हमें ये टैक्स कम कर देना चाहिए, इसको इतना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो उसने टोल टैक्स को कैंसिल कर दिया। बाकी वो हर जगह से टैक्स को वसूलते थे, हर जगह से वो टैक्स लेते थे। क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में स्कॉलर्स की। ठीक है, लास्ट हमारे पास में पॉइंट है जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्कॉलर्स। और इनके टाइम में, चोलास के टाइम में कौन कौन स्कॉलर्स हुए उसको देख लेते हैं। स्कॉलर्स देखो, यहां पे एक राजा है राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट। इनके टाइम में एक स्कॉलर आए जिनका नाम है रामानुजाचार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, तब वहां देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आपको ये समझना है, रामानुजाचार्य चोलास डायनेस्टी के कंटेम्पररी हुआ करते थे। ये वैष्णवाइट थे। ठीक है, वैष्णवाइट हुआ करते थे। ठीक है, राजेंद्र, इनके कोर्ट में कुछ ऑथर हुए। ठीक है, इनके कोर्ट में कुछ ऑथर होते थे, वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से? कुछ तो ऐसे थे जो कि तमिल लैंग्वेज की डेवलपमेंट में थे, तमिल लिटरेचर की डेवलपमेंट। ठीक है, तमिल लिटरेचर को डेवलप करने के लिए लगे हुए थे कि तमिल को डेवलप करना है, लिटरेचर में आगे लाना है तमिल को, वो केवल उसी पे काम कर रहे थे। और कुछ ऐसे थे जो कि ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे। अब वो ट्रांसलेशन कहाँ से करेंगे? तो वो ट्रांसलेशन संस्कृत से ट्रांसलेशन करके और वो लेके आ रहे थे किसमें? तमिल में। जैसे आपने इसके बारे में सुना है कम्बन। कम्बन ये कौन है? इन्होंने रामायण का ट्रांसलेशन किया। रामायण का किससे? संस्कृत से ट्रांसलेशन तमिल भाषा में किए। ठीक है, कम्बन। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है कि जिसने ट्रांसलेशन किया संस्कृत रामायण का तमिल रामायण में। क्लियर? अब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तमिल की डेवलपमेंट की, तमिल लिटरेचर की डेवलपमेंट की है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 3-4 ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से?
कौन कौन से हैं वो 3-4 ऑथर्स आपको देखने हैं। ठीक है, देखो पहले हमारे पास में श्री किले, एक मिनट, श्री किलर, ठीक है। दूसरे हमारे पास में बुद्धा मित्र, तीसरे हमारे पास में थिरुटा, नाम थोड़े से बड़े हैं तो इसको समझने के लिए थिरुटा का देवर, ठीक है। और चौथे हमारे पास में अमर्ता सागरन। चारों के चारों का आपका नाम पता होना चाहिए। 4 ऑथर्स हैं, कौन कौन से हैं? सी किलर, दूसरे हमारे पास में दैट इज बुद्ध मित्रा, तीसरे हैं थिरुटा का देवर, और चौथे हमारे पास में अमर्त सागरन। ठीक है, नाम थोड़े बड़े हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर देखो इस याद करने के लिए अगर यदि आपको ट्रिक से देखना है तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। सी इज किलर ऑफ बुद्ध मित्र की किलर है, सी इज किलर ऑफ बुद्ध मित्र। ठीक है, फिर इस नाम को अगर यदि आप तोड़ोगे, देखिए इसको किसी भी नेगेटिव सेंस में ना ले, जस्ट ये समझाने के लिए, याद करने के लिए, ये थिरुटा का देवर, ठीक है, अमर्ता सागरन। तो ये 4 हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर यदि आपको बुक्स देखनी है तो इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, अब उसको देख लीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले पेरिया पुराणम किसकी है? सेई किलर की। ठीक है, बुद्ध मित्रा से रिलेटेड अगर यदि आप बुक देखोगे तो इनकी बुक है वीरुसोलियम, बुद्ध मित्रा की बुक है, ये तमिल लिटरेचर से रिलेटेड है। उसके बाद अगर यदि हम देखें तो थिरुटा कदेवर की हमारे पास में शिवा गैस इन द मनी, नाम पढ़ लीजिएगा, शिवा गैस इन द मनी, और जैसे भी आप याद रख सकते हो उस तरीके से। और अमर्ता सागरन की बुक है वो येप्र उंगलम। ये सारी की सारी तमिल लिटरेचर से रिलेटेड है, जो तमिल लिटरेचर को डेवलप करने के लिए क्रिएट की गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सारे का सारा डिस्कशन है हमारे पास में चोल डायनेस्टी से रिलेटेड, और चोल डायनेस्टी में किस तरह से डेवलपमेंट हुई, किस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।